नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में स्कूटी सवार लड़की से दरिंदगी, 5 आरोपी गिरफ्तार। लड़की के परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। केजरीवाल ने दोषियों को फांसी देने की रखी मांग। 2016 के नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत। संविधान पीठ ने नोटबंदी को बताया कानूनी तौर पर सही। विरोधियों की याचिकाएं खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल और कमल हसन की बातचीत का वीडियो वायरल। चीन बॉर्डर पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मोदी सरकार पर लगाया आरोप। साल के पहले सत्र को बाजार की सलामी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 327 तो निफ्टी 92 अंक चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज रही अच्छी खरीदारी। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट पेपर। आवास की खबर पर लगी है मोहर। स्टेक होल्डर से 30 दिन में मांगी गई है राय। और तुनिशा मौत मामले में शुजान के परिवार का पलटवार। कहा शुजान ने नहीं डाला धर्म परिवर्तन के लिए दबाव। तुनिशा की मां के आरोप हैं गलत। शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। दिल्ली के दामन पर एक बार फिर दाग लगा है। एक लड़की के साथ हैवानियत की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घटना दिल्ली के रोहिणी जिले के कंजावला इलाके की है और दिल दहला देने वाली है। खबरों के मुताबिक 31 दिसंबर की रात एक कार में सवार 5 युवकों ने पहले तो एक लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी और इसके बाद जब लड़की गिरकर कार के नीचे आ गई तो उसे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। घसीटे जाने की वजह से युवती की पीठ और सिर की हड्डियां पूरी तरह से घिस गई और शरीर का मांस भी उधड़ गया। जब लाश को बरामद किया गया तो उस पर कोई कपड़ा नहीं मिला। यहीं से 2 अलग अलग बातें हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है? क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि आगे की जो भी डिटेल है वो कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शेयर करेंगे, जबकि लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि यह कोई हादसा नहीं है और उनकी बच्ची के साथ गलत काम किया गया, जिसके बाद उसकी कार के नीचे घसीटकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल गलत हुआ है। मेरी बेटी के साथ 5 लोगों ने गलत काम करा है। मेरी बेटी के साथ मारा है, कूटा है, नंगी करके गलत काम करा है और फिर उसको मार के गाड़ी के नीचे घसीटा है। गाड़ी के नीचे घसीटा है मेरी बेटी को। मेरे बच्चे लोग थे उनसे कभी मिली, कभी देखा उनको कौन है? मैं नहीं जानती किसी को, मैंने नहीं देखा किसी को। उसके तन पे एक कपड़ा नहीं होता, एक्सीडेंट होता है तो एक तन पे क्या कपड़ा नहीं रहते। इधर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर घटना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि न जांच हुई, न गवाहों से पूछताछ, अपने आप फैसला सुना दिया गया कि सिर्फ एक्सीडेंट क्या छुपाने की कोशिश है।
तो इस पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है, डिटेल और ज्यादा जानते हैं अपने सहयोगी प्रियंका कांडपाल से। प्रियंका, तो कई अपडेट लगातार आ रहे हैं, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है हर मामले की जांच कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की उसके बाद कुछ कहेंगे। इधर घर वाले और कई लोगों से ये आरोप निकल रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई हो। क्या डिटेल्स हैं फिलहाल इस मामले में अब तक जो अपडेट है ताजा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त दिल्ली के सुल्तानपुर पुलिस थाने के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से लोग, इलाके के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं जो विक्टिम के, वो तमाम लोग यहां पर सुबह से बने हुए हैं। देखिए ये घटना 31 तारीख की बताई जा रही है, देर रात, असल में 1 जनवरी की बिल्कुल तड़के की सुबह की बात की जाए तब की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये माना जा रहा है कि बलिनो से स्कूटी हिट हुई और उसके बाद 12 से 13 किलोमीटर तक वो लड़की जो है वो बलिनो गाड़ी के नीचे घसीटती हुई 13 किलोमीटर तक उसकी बॉडी गई। और उसके बाद की अगर तस्वीरों की अगर बात करें तो ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए लोगों का कहना है कि पुलिस इसे एक्सीडेंट मान रही है, लेकिन परिवार शंका जता रहा है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला भी हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम में अगर इस तरीके की किसी बात की जानकारी आती है तो पुलिस उसमें नए सिरे से दोबारा से काम करेगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस ने 5 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड में भी रखा जाएगा। इसके अलावा इस इलाके की बात करें जहां पर फिलहाल हम मौजूद है, जहां पर लड़की का परिवार है, उनके तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। दिन में कई बार यहाँ पर पुलिस और लोगों के बीच में टसल होते रह गई। यहाँ पर जो राजनेता पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनमें से एक राखी बिल्लान की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी हुई। काफी ज्यादा आक्रामक रूप में यहाँ पर जो इलाके की जनता है वो नजर आ रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए सुबह से तो परिवार की ये भी मांग थी कि 31 तारीख की घटना 1 जनवरी की सुबह 3-4 बजे की ये घटना है और ऐसे में अब तक लड़की का चेहरा तक नहीं दिखाया गया है, शिनाख्त नहीं कराई गई है। उसको लेकर ही पुलिस लगातार परिवार से कोऑर्डिनेट कर रही है। आज पोस्टमार्टम होने की भी बात की गई थी। फिलहाल ताज़ा जानकारी इलाके से, इस स्पॉट से यही कि जो आरोपी है उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है और पुलिस जो है वो स्पॉट पर जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये कि यही इसी थाने में एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। जो गाड़ी बलिनो जिससे कि स्कूटी को टक्कर मारी गई, उन दोनों के ही एफएसएल ने सैंपल्स लिए हैं। इसके बाद एफएसएल की जो टीम है वो स्पॉट पर भी पहुंची, जहां पर बॉडी मिली उस स्पॉट पर भी पहुंची और वहां से भी सैंपल्स को इकट्ठा किया गया। हालांकि प्राइमा फेसी में अभी ये माना जा रहा है एफएसएल की तरफ से कि किसी तरीके के खून के धब्बे गाड़ी के अंदर से नहीं मिले, जैसा कि परिवार भी लगातार आरोप लगा रहा है। परिवार का कहना है कि उनको डर है कि लड़की के साथ पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, उसके बाद मारा गया। हालांकि पुलिस फिलहाल इस पूरी थ्योरी को प्राइमा फेसी में इनकार कर रही है। उनका कहना है कि ज्यादा जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही इस मामले में आ पाएगी। जी शुक्रिया प्रियंका इस अपडेट के लिए। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर एक साथ हो रहा है, ताज़ा अपडेट दे रही थी प्रियंका। एफएसएल की टीम अपना काम कर रही है, लेकिन जैसा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि कल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि क्या इसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी शामिल है। लेकिन उसके अलावा भी इसमें कई बड़े सवाल है कि आखिर कैसे टक्कर मारने के बाद लड़की गाड़ी के नीचे आई या उसे डाला गया और वो 12 किलोमीटर तक घसीटती हुई गई और उसके शरीर की जो शव था जो मिला बहुत ही शक्त विकसित हालत में मिला है। इधर इस घटना पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने एलजी वीके सक्सेना के इस्तीफे की मांग रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो फांसी की सजा की बात कह रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इधर इस मामले पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट कर खेद जताया। उन्होंने लिखा है कि कंचावला में हुए इस अमानवीय अपराध पर उनका सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि वो आरोपियों की हैवानियत देखकर सदमे में है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के साथ इस मामले पर वो नजर बनाए हुए हैं और अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है। घटना की सभी पहलुओं को विस्तार से देखा जा रहा है। तो जैसा हमने कहा, लगातार इस मामले में कई अपडेट्स आ रहे हैं, हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। निश्चित तौर पर यह शर्मसार करने वाली घटना है। इसने एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी और अफसोस की बात की यह घटना फिर से दिल्ली में घटी है। चलिए, लेकिन अब दूसरी खबरों का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के बहुमत से सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला लेने में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। बेंच ने कहा है कि सरकार के पास सभी सीरीज के नोट बैन करने की शक्तियां हैं और 8 नवंबर 2016 का सरकार का फैसला अनुपात के सिद्धांत के खिलाफ भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फैसला लेने से पहले सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श हुआ था और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं। 5 जजों की बेंच में फैसले से असहमति रखने वाली जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी कहा है कि नोटबंदी सोच समझकर और अच्छे इरादे से की गई थी, लेकिन कानूनी आधार पर इस फैसले को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट के फैसले को और डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, लंबे समय तक ये मामला चला और अब कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। संविधान पीठ बैठी थी इस मामले पे, थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे, क्या क्या मेजर चीजें आउटकम फैसले के रहे? देखिए, साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी करने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करी और 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आती है। ये एक आर्थिक फैसला था और इसको वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में नोटबंदी को लेकर के 6 महीने तक बातचीत हुई और दोनों की बातचीत के बाद इस फैसले को लिया गया, तो कुल मिलाकर के फैसला पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 52 दिन का वक्त दिया था वो पूरी तरह से रीजनेबल था। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 से के बहुमत से मोहर लगा दी। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी नोटबंदी को गलत बताते रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब इस पर बहस खत्म हो जाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। नोटबंदी बहस खत्म। चलिए बात कर लेते हैं आज के बाजार की। साल के पहले सत्र का तेजी के साथ आगाज हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 327 पॉइंट चढ़कर 61,168 पर पहुंचा, तो निफ्टी 92 पॉइंट चढ़कर 18,197 पर। आज मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वहीं मेटल, पीएससी, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज तेजी रही। रुपया आज 2 पैसे कमजोर होकर 82.74 प्रति डॉलर रहा और यहीं पर हमने इसकी क्लोजिंग देखी। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ड्राफ्ट में बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी और गेमिंग साइट्स को इस बॉडी के पास रजिस्टर भी कराना होगा। इस पर और जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से, जिन्होंने आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर से इससे एक्सक्लूसिव बातचीत की। और ये भी बता दें कि सीएनबीसी आवाज ही सबसे पहले खबर आपके पास लेकर आया था और अब इस पर मोहर लग गई है। बातचीत सुनिए। सर, ये ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी आपने जारी की है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, पर्पस क्या है? ये देखिए, बहुत महीनों से या एक साल से एक तरह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था हमारे युवा स्टार्टअप्स में जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की कोशिश में थे, क्योंकि काफ़ी सारे लीगल इंटरप्रिटेशन के इश्यूज भी थे। तो हमने इस आईटी रूल्स के द्वारा बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी या इनोवेशन या प्लेटफॉर्म बनाता है
वो जब तक वो वेजरिंग या बेटिंग नहीं उसमें इंक्लूड करते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको करने की इजाज़त होगा। और हम चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी है कि हम डिजिटल इकोनॉमी में ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग इनोवेशन का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे युवा स्टार्टअप्स के लिए, तो हम इस रूल्स के द्वारा उनको प्रोत्साहित और उनको इंकरेज करना चाहते हैं। सर, सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इसमें आपने बात की है, तो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो अपने आप काम करेगी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा इसमें? नहीं सर, ये इंडस्ट्री ही तय करे कि हमने प्रिंसिपल डाल दिया है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं या इनोवेशन के लिए काम करते हैं वो वेजरिंग ना करे, और हमने उस प्रिंसिपल को रूल में डाल दिया है। वो उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो हमने इंडस्ट्री पर छोड़ दिया है, और इंडस्ट्री का एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा। वो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंडस्ट्री कुछ भी कर सकेंगे, उनका अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होगा अंडर द रूल्स एंड द लॉ, लेकिन सरकार का इसमें रोल कम होगा और इंडस्ट्री का अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और वो तय करेंगे कि कौन से परमिटेड ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट्स होंगे। सर, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दे आर आउटसाइड ऑफ द एम्बिट ऑफ द 100%। वो हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि आप इनोवेशन कर सकते हैं, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारे देश में काफ़ी ऐसे कल्चरल स्टोरीज़ हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हैं जो गेमीफाई हो सकते हैं। आप गेमीफाई कीजिए, गेमिंग में स्टार्टअप्स क्रिएट कीजिए, लेकिन गेमिंग के करते वक्त आप वेजरिंग ना करें क्योंकि वो इलीगल है, और हमने ये बड़े स्पष्ट रूप से कह भी दिया आज। सर, पनिशमेंट एंड पेनल्टीज इसमें अभी तक डिफाइन नहीं है कि आईटी एक्ट की पनिशमेंट एंड पेनल्टीज के ऊपर लगी? नहीं, देखिए, पनिशमेंट एंड पेनल्टीज वही होंगे अंडर द क्रिमिनल पिनल कोड, क्योंकि हमारे रूल्स और आईटी एक्ट के तहत जो भी रूल्स को वायलेट करता है उसको सेक्शन 79 का जो प्रोटेक्शन होता है वो नहीं मिलेगा, और जो भी क्रिमिनल पिनल कोड में या आईपीसी के तहत जो भी उनका पेनल्टीज होगा वो दे विल बी प्रोसिक्यूटेबल अंडर दैट। सर, आखिरी सवाल, कब तक नियम फाइनल हो जाते हैं? देखिए, हमारा तो यही है कि 26 दिसंबर को हमें ये मैंडेट मिला कैबिनेट सेक्रेटरी की ओर से। मेटी ने काम किया बहुत जल्द से, और आज 2 जनवरी को हमने ड्राफ्ट तैयार करके लोगों के सामने रखा है, और अगले 10-15 दिन में हम कंसल्टेशन करेंगे, गेमर्स के साथ करेंगे, गेमिंग कंपनीज के साथ करेंगे, गेमिंग स्टार्टअप्स के साथ करेंगे, इन्वेस्टर्स और बैंक्स के साथ करेंगे, और मेरा विश्वास है कि जनवरी तक हम ये नोटिफाई करके पूरे जोर से हमारे स्टार्टअप दुनिया में और स्टार्टअप इकोसिस्टम में गेमिंग का एक एक्सपेंशन का एक दौर शुरू करेंगे। जम्मू के राजौरी के डांगरी में आज सुबह एक आईडी ब्लास्ट हुआ। इससे 2 बच्चों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। ये ब्लास्ट उसी जगह हुआ जहां रविवार रात आतंकवादियों ने 3 मकानों पर गोलीबारी की थी। गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे। मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। डिटेल बता रही हैं कोमल सिंह। 90 से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बुरी तरह से फैला है, लेकिन राजौरी के इस टांगरी इलाके में कभी भी ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया है। शांत माहौल था, अच्छे लोग थे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, लेकिन 2 संदिग्ध आते हैं, हथियारों के साथ आते हैं, सेना की वर्दी में आते हैं और एक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और जब सुबह होती है तो पता चलता है कि उनमें से जिसके घर में सबसे पहले हमला हुआ था उसके गेट पे एक आईडी भी प्लांट की जाती है। वो टाइमर आईडी होती है, उसको प्लांट किया जाता है और वो सुबह फट जाती है। जब पड़ोसी उसी घर में अफसोस करने के लिए आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, तो उनको भी उस वाकये का सामना करना पड़ता है जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। तो अभी तक मौत के आंकड़े 6 हो चुके हैं। 4 लोग कल रात को मारे जाते हैं गोलियों से, और 2 बच्चे आज आईडी प्लांट जो आईडी ब्लास्ट होती है उसमें मारे जाते हैं। तो बेहद दुखद, बेहद अफसोस और बेहद शर्मनाक हादसा जो है वो यहाँ पर राजौरी के टांगरी इलाके में पेश आया है। अब लोगों को सिर्फ ये उम्मीद है कि एलजी मनोज सिन्हा मौके पर आए, तब तक ये शवों का संस्कार जो है वो नहीं होगा। उम्मीद सिर्फ इतनी कि वो आए और उनको ये बताएं कि आखिर उनके साथ ये हुआ कैसे, किसको मारना चाहते थे, क्यों मारना चाहते थे, तो आखिर मार के वो गायब कहां हो गए हथियारों के समेत। तो ये था अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां पर बैक टू बैक 2 दिनों में 6 लोगों की जान चली गई। जैसा कोमल बता रही थी, आईडी ब्लास्ट में
यह हादसा आज और 2 बच्चों की जान ले गया। इधर 2022 में साइबर फ्रॉड में न सिर्फ रिकॉर्ड इजाफा हुआ है बल्कि फ्रॉड के नए नए तौर तरीके भी सामने आए हैं और यही खासियत है इन साइबर फ्रॉडस्टर्स की कि वो नित नए तरीकों से आपको फंसाते हैं। नए साल में साइबर फ्रॉड से अगर आपको बचना है तो सावधान रहना होगा। वो नए पैतरे अभी से जानने होंगे कि कहां कहां आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि ये साल भी इससे अछूता रहेगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में जरूर सुनिए साइबर फ्रॉड, नए साल में सावधान।